नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने ट्रंप की कैबिनेट का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में जरूर देखिए। आपको पता चलेगा तमाम देशों के लोगों को लाइन में लगाकर घरों पर बम गिराकर ट्रंप साहब कितने रिलैक्स हैं। Congratulations. You came into a department that's shut down by the radical Democrats. कैबिनेट की बैठक में ट्रंप जिस तरह से अपने बारे में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उससे साफ है कि इन्हें इस बात की चिंता नहीं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो किसी के घर में खाना नहीं बनेगा, हीलियम नहीं मिलेगा तो अस्पताल की मशीन बंद हो जाएगी। But when, think of it. ट्रंप मजाक कर रहे हैं कि मुझे तो लगा था कि कच्चे तेल का भाव ऊपर जाएगा और बाजार और गिरेगा। इस पर सभी हंस पड़ते हैं। फिर कोई कहता है वेनेजुएला में ट्रंप की मूर्ति लगने वाली है, तो ट्रंप खुश हो जाते हैं और कहते हैं तेल की बात बाद में करना, पहले बताओ मूर्ति कब लगेगी। Good luck, Scott. Lowering the price of gas in America, so it's a... Forget that. When are they going to do the statue? The hell with you. लोगों के घरों पर बम गिरा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ट्रंप जिस तरह से मौज मस्ती में हैं, उससे लगता है नक्शे पर भले दुनिया के तमाम देश खुद को आजाद बताते हैं, लेकिन इस धरती पर कोई आजाद है तो केवल ट्रंप। किसी भी देश पर हमला करने के लिए, किसी भी देश पर बम बरसाने के लिए। कैबिनेट की बैठक से साफ है कि युद्ध समाप्त करने को लेकर ट्रंप कतई जल्दी में नहीं नजर आते। युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति की टाई देखिएगा, जिस तरह से टाई की नॉट परफेक्ट होती है, हर दिन बदल जाती है, उसी तरह से उनके बयान कभी भी बदल जाते हैं। ट्रंप ने खुद ही कहा कि 27 मार्च तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं होगा। अब कह दिया ईरान ने रिक्वेस्ट किया है, इसलिए उसके एनर्जी प्लांट पर हमले की डेडलाइन बढ़ाई जाती है। 6 अप्रैल तक एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं होगा। 27 मार्च को यह डेडलाइन खत्म हो रही थी। ट्रंप ने लिख तो दिया है कि ईरान के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जा रहा है, मगर सच्चाई यह है कि ईरान ने मोहलत नहीं मांगी, मगर यह बंदा इस युद्ध के बीच भी मस्तीखोरी कर रहा है। ट्रंप की यह हंसी युद्ध की सच्चाई नहीं है। ईरान ने इस्राइल की क्या हालत कर दी है, इसका सही अंदाजा नहीं, लेकिन इस्राइल के ही अखबार हारिस की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इस्राइल की सुरक्षा कवच को भेदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर कम होते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इस्राइल में 5000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस्राइल के अखबार हारिस ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने 25 दिनों में इस्राइल के ऊपर 470 मिसाइलें दागी हैं। बीच में कुछ दिनों तक हमलों में गिरावट देखी गई, लेकिन अब इसमें फिर से तेजी आ गई है। आईडीएफ ने रिपोर्ट किया है कि 35 क्लस्टर मिसाइलें इस्राइल के एयर डिफेंस को पार कर निकल जाती हैं। 190 शहरी इलाके इस हमले से प्रभावित हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इस्राइल ने रिपोर्ट किया है कि सेना के अध्यक्ष ने कैबिनेट को चेतावनी दी है कि जमीन पर मैन पावर की कमी हो सकती है, यानी सैनिक कम पड़ सकते हैं। अगर यही हालात रहे तो सेना अपने मिशन पूरी नहीं कर पाएगी और अंदर से खत्म हो जाएगी, ये ईरान की सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं। ड्रॉप साइट एक वेबसाइट है, इसने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने इस्राइल के नेगेव में व्हाइट फास्फोरस केमिकल हथियार बनाने वाली यूनिट पर हमला किया है। युद्ध में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन इस्राइल ने इसका इस्तेमाल गजा और लेबनान में किया है। यह भी खबर आई है कि इस्राइल ने IRGC के नेवल कमांडर की हत्या कर दी है। अली रेजा तंगसीरी के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि होर्मुज को रोकने के प्लान को यही लीड कर रहे थे। इनकी मौत पर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने पुष्टि की है। ईरान से खबरें आ रही हैं कि वह नए नए सैनिकों को भर्ती कर रहा है। जमीन से लड़ाई होने की खबरों के बीच ईरान कब से वीडियो जारी कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान तैयार है और वह अमेरिका के सैनिकों का इंतजार कर रहा है। मीडिया में कुछ जगहों पर छपा है कि IRGC 10 लाख सैनिकों को तैयार कर रही है। उसे पता है कि अगर जमीन से लड़ाई शुरू हो गई तो ईरान की पहाड़ियों में युद्ध लंबा चलेगा।
25 मार्च को ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि उनकी जानकारी है कि ईरान के द्वीपों पर कब्जा करने की तैयारी है। ईरान दुश्मनों की सेना की हर गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अगर उन्होंने लाइन क्रॉस किया तो इस इलाके के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिए जाएंगे, उन पर लगातार हमले होंगे। अमेरिका की कांग्रेस के सदस्य कह रहे हैं कि वे जमीनी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। इस बीच यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ईरान को दबाव में लाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट कर रहा है कि हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए तैनाती की जा रही है ताकि ईरान पर दबाव बढ़े। ईरान के इर्द गिर्द तैनाती तो कई महीनों से की जा रही थी। क्या उसके दबाव में आकर ईरान ने अमेरिका से डील कर ली? वो तो पहले ही बातचीत की मेज पर ऑफर दे रहा था। तो इस वक्त केवल खबरें आ रही हैं, प्लांट हो रहे हैं, मगर युद्ध नहीं रुक रहा। रॉयटर्स की यह रिपोर्ट बताती है कि इस्राइल किस तरह से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहा है ताकि बातचीत ही ना हो। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की और अमेरिका ने इस्राइल से कहा अभी ईरान के विदेश मंत्री अराकची और संसद के स्पीकर को कुछ समय के लिए हिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के अगले ही दिन इस्राइल की सेना के प्रवक्ता का बयान आया कि ईरान के नेताओं की हत्याओं की कार्रवाई जारी रहेगी। खुलकर सब कहा जा रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट के बारे में बताया है कि अमेरिका और इस्राइल उसके नेताओं की हत्या करना चाहते हैं। ईरान के सीनियर अफसरों की सूची बनाई गई है। इस तरह का काम इंटरनेशनल लॉ की नाफरमानी है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति के सामने बयान देते हुए विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा, ईरान आज एक ऐसे गैर कानूनी युद्ध का सामना कर रहा है जिसे 2 परमाणु देशों ने उस पर थोपा है। मिनाब के स्कूल पर हमला युद्ध का अपराध था। इसे साफ रूप से टारगेट किया गया और इसका कोई बहाना नहीं हो सकता। ईरान में 600 स्कूलों पर हमले हुए हैं। अस्पतालों, पानी और तेल के ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इस्राइल 27 दिनों से मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका हमला बता रहा है कि वो नरसंहार करना चाहते हैं। उन्होंने अपील की अराकची ने कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इस्राइल की निंदा करे, उनके अपराधों पर बात करे, चुप ना रहे। उधर ईरान ने मिसाइलों की 83वीं लहर जारी कर दी है। इन मिसाइलों पर भारत, पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है। विदेश मंत्री अराकची ने खाड़ी के देशों के लिए चेतावनी जारी की है कि अब खाड़ी के देशों के होटलों को भी निशाना बनाया जाएगा क्योंकि इनमें अमेरिका के सैनिक छिपाए गए हैं और आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कतर के गृहमंत्री ने कहा कि अभी भी खतरा बहुत है, इसलिए लोग अपने घरों में रहें, खुले में ना जाएं। लोगों को खिड़कियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है युद्ध अभी भी घमासान स्तर पर है और आगे बढ़ने वाला है। कुवैत के मुबारक अल कबीर पोर्ट पर ड्रोन और मिसाइलों का हमला हुआ है। शुवैख पोर्ट पर भी हमले की खबर आई। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर 6 मिसाइलों से हमला हुआ है। इस बीच खबर है कि इस्राइल ने ईरान की मिसाइलें और माइन बनाने के ठिकानों पर हमला किया है। रूस ने बुशहर में ईरान के परमाणु ऊर्जा ठिकानों पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। लेबनान में इस्राइल की जमीनी कार्रवाई के और भीषण होने की खबरें आ रही हैं। पिछले 50 वर्षों में 5वीं बार इस्राइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई की है। आज 27 मार्च है, युद्ध के 28वें दिन। अब यह साफ होने लगा कि ईरान का यूएई पर हमला रैंडम नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले में हुआ। यूएई के स्टैंड और ईरान की यूएई को धमकी से साफ है कि इन दोनों देशों की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ रही है। नेटो के सदस्य देशों ने इस लड़ाई में युद्धपोत भेजने से मना किया, लेकिन यूएई अपनी नौसेना भेजने की तैयारी में है और लगता है कि अमेरिका के सहयोगी देश अब यूएई की मदद के बहाने इस लड़ाई में पीछे से उतरेंगे। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद भेजी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि यूएई को इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहिए। अमेरिका और इस्राइल के युद्ध में शामिल होकर वह गलती करने जा रहा है। युद्ध के बाद अमेरिका उसे ईरान का पंचिंग बैग बनाकर छोड़ देगा। अमेरिका में यूएई के राजदूत ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लिखा है उससे साफ है कि यूएई की नीयत कुछ और है। दुबई चाहे जितना भी दावा करे कि हालात सामान्य है, लेकिन इस लेख को पढ़ने वाला कोई भी समझ जाएगा कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात की क्या हालत कर दी है और क्यों यूएई को टारगेट किया है।
25 मार्च के इस लेख में अमेरिका में यूएई के राजदूत लिख रहे हैं कि इस युद्ध का ऐसा अंजाम होना चाहिए जो ईरान के परमाणु ड्रोन, मिसाइलें, टेरर प्रॉक्सीज और ब्लॉकेट करने के खतरों को खत्म ही कर दे। हमें 50 साल से इसका अंदेशा था कि ईरान ऐसा करेगा और पिछले 3 हफ्ते में साबित भी हो गया कि ईरान दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। यूएई इस खतरे का मुकाबला सामने से कर रहा है। ईरान ने हमारी जमीन पर 2180 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। हमने 95% को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ईरान हमारे एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट, ऊर्जा संसाधनों पर हमले किए जा रहा है। ईंधन, फर्टिलाइजर के शिपमेंट ब्लॉक कर रहा है। अपने प्रॉक्सी के नेटवर्क से थीम पार्क और कल्चरल साइट्स को आतंकित कर रहा है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने के लिए तेल की एक पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन इस इलाके को जरूरत है कि एकजुट होकर इस रास्ते को खोला जाए ताकि दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक ऊर्जा की सप्लाई हो पाए। यूएई के राजदूत ने लिखा कि यूएई कभी भी यह युद्ध नहीं चाहता था और आखिर तक कूटनीतिक हल के लिए प्रयास करता रहा। 26 मार्च को तेहरान टाइम्स में ईरान के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी का बयान छपा कि ईरान इस युद्ध में यूएई की भूमिका की समीक्षा कर रहा है। ईरान ने यूएई को लेकर अब तक संयम दिखाया, मगर अब मुश्किल होगा। इसका मतलब है ईरान इस युद्ध में अपनी स्ट्रेटेजिक समझ के साथ उतरा है। ईरान यूएई पर केवल इसलिए बमबारी नहीं कर रहा कि इसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ। ईरान के सूत्र ने तेहरान टाइम्स से कहा कि यूएई खाड़ी के देशों में इसराइल का अड्डा है। यहां से ओमान जैसे देश पर चोरी छिपे हमला होता है ताकि इल्जाम ईरान पर आए। ईरान ने यूएई पर अमेरिका और इसराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप लगाए हैं। अगर इसमें दम है तो इसका मतलब है खाड़ी के देशों में जब तक ईरान और इसराइल के बीच टकराव की संभावना रहेगी, युद्ध होता रहेगा, यूएई में शांति नहीं रहेगी। दुबई जैसे शहर को न्यूट्रल शहर मानने वालों को फिर से इस शहर के भविष्य के बारे में सोच लेना होगा। 27 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की 2 अलग अलग रिपोर्ट एक ही बात की तरफ इशारा करती है। इनके अनुसार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को डर है कि ऐसी डील ना हो जाए जो इस इलाके को और भी अस्थिर बना दे। दोनों चाहते हैं कि जब तक ईरान अपनी मिसाइलें, ड्रोन और परमाणु प्रोग्राम पर अंकुश नहीं लगाता, तब तक ये दोनों देश ईरान पर हमले को बढ़ाने के फैसले का समर्थन करेंगे ताकि बातचीत की मेज पर ईरान पर दबाव बने। ये लाइन किसकी है जरा सोचिए। कोई भी समझ सकता है ट्रंप और नेतन्याहू की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएई ने अपने सहयोगी देशों को बताया है कि वो होर्मुज को खोलने के लिए कई देशों के टास्क फोर्स में शामिल होना चाहता है। सूत्रों ने अखबार से कहा है कि यूएई अपनी नौसेना भेजना चाहता है। ट्रंप का प्रस्ताव था होर्मुज के लिए कई देश अपनी नौसेना भेजें, लेकिन कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सबने मना कर दिया। अभी तक यूएई खुद को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पेश कर रहा था। उसकी सारी कोशिश युद्ध के असर को नकारने की थी ताकि दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में निवेश की संभावना पर असर ना पड़े। मगर फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इशारा कर रही है यूएई युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है और ईरान उसे ग्लोबल हब के रूप में नहीं, इसराइल के एक्सटेंशन के रूप में देखने लगा है। मतलब दुबई का आसमान लंबे समय तक खतरों से घिरा रहेगा, सायरन बजते रहेंगे और लोग बंकरों की तरफ भागते रहेंगे। मुट्ठी में कितना भी डॉलर आ जाए, बम गिरने का सायरन बजता होगा तो जान निकल जाती होगी। यहाँ के अमीरों का लक्ष्य केवल टैक्स बचाना नहीं, बल्कि अब बंकर की तरफ भागकर छुपना भी हो जाएगा। 1 महीना पूरा होते होते यूएई का रोल क्लियर होने लगा है, यानी अमेरिका अब खाड़ी के देशों का विकल्प बन रहा है। यूएई के एंगल से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बातचीत की कोशिश होगी, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए शायद ना हो। दुनिया को दिखाने के लिए होगी कि हम युद्ध खत्म करना चाहते थे, मगर ईरान ने नहीं चाहा। एक तरह से दिखने लगा है कि खाड़ी के देशों को भी यह तय करना है कि इनमें से कौन तुरंत युद्ध खत्म करना चाहता है और कौन अमेरिका की शर्तों पर युद्ध को जारी रखना चाहता है। ये राजनीति भी आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको दिखेगी। यूएई से अलग कतर की लाइन है कि युद्ध तुरंत समाप्त हो, और कतर ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि खाड़ी के देशों में एक राय नहीं,
गार्डियन की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर खाड़ी के देशों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह युद्ध रोकने के पक्ष में है, मगर अमेरिका और ईरान की बातचीत में कतर शामिल नहीं होगा। हम 2023 से ही कह रहे हैं, अगर इस इलाके में टकराव नहीं रोका गया तो खाड़ी का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ जाएगा। आज यही हो रहा है, यानी कतर ने अपने आप को बातचीत से हटा लिया। उसके इस फैसले से एक्सपर्ट हैरान हैं, क्योंकि इसके पहले के टकराव में कतर ही भूमिका निभाता रहा है। याद रखना चाहिए, कतर ने जब बातचीत की पहल की तब इसराइल ने दोहा में हमला कर दिया। परमाणु प्रोग्राम को लेकर ओमान बातचीत करवा रहा था, लेकिन दो बार बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया गया। We stand ready to help, of course, if there is any role for Qatar. But right now, our concern is in supporting these efforts and stopping the attacks on our country. तो आप लगातार देखेंगे कि कोई युद्ध के खिलाफ बोल रहा है, कोई युद्ध के पक्ष में बोल रहा है, कोई बातचीत की बात कर रहा है, कोई हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन इन बदलते बयानों के बीच इलाके में युद्ध जारी है। युद्ध का विरोध करने वाले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी अब युद्ध की भाषा बोलने लगे। इनका नया बयान है कि ईरान परमाणु हमला करने वाला था, इसलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया। ट्रंप की लाइन से सहमत हो गए। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 4 हफ्ते में ईरान के पास परमाणु बम आने वाला था। लेकिन अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से लेकर काउंटर टेररिज्म के पूर्व डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं बची है। I think it's important the American people know options for what, and it's options to ensure that Iran never has a nuclear weapon. You talk about people who walk into a crowded supermarket and have a vest on, and they blow up the vest and a couple of people get killed, and that's a terrible tragedy. कल ये जनाब ये भी कह देंगे टिफिन या कुकर में परमाणु बम लेकर ईरान के आत्मघाती दस्ते इसराइल में घूम रहे हैं। कहा जा रहा था बातचीत के लिए जेडी वांस ईरान की पसंद है, इस्लामाबाद जाएंगे और बातचीत में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने युद्ध का विरोध किया था। अब ये भी परमाणु हमले वाली भाषा बोलने लगे हैं। इसी बीच अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियोस, इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जेडी वांस के एक सलाहकार ने एक्स पर लिखा है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने लिखा है कि जेडी वांस ने युद्ध का विरोध किया, इसलिए ईरान चाहता है बातचीत में वो शामिल हो। ये इसराइल का प्रोपेगेंडा हो सकता है। इसका मतलब है वांस भी अब लाइन बदल रहे हैं, बातचीत या युद्ध का विरोध छोड़कर ट्रंप की तरफ खिसक रहे हैं। तो अमेरिका और इसराइल फिर से जल्दी ही दोनों एक जुबान में बोलते नजर आए और हमला भयंकर हो जाए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। बातचीत के बहाने हो सकता है समय लिया जा रहा है, कोई रणनीति बनाई जा रही है। ट्रंप की कैबिनेट बैठक में मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ ने पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि उसके हाथ ईरान तक 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेज दिया गया। पाकिस्तान बीच में है तो अच्छी बातचीत और मैसेजिंग हो पा रही है। This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. जिस मीटिंग में ट्रंप के दूत पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, उसी बातचीत में ट्रंप कहते हैं कि राज की बात बताने वाला हूं। वे स्टीव विटकॉफ से पूछते हैं, स्टीव क्या मैं तोहफे के बारे में बता सकता हूं? जवाब में विटकॉफ कहते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, और पूरा कमरा हंसता है। Steve, can I reveal the present? You can do anything you want, sir. इसके बाद ट्रंप कहानी सुनाते हैं, कहते हैं ईरान ने कहा कि बातचीत को लेकर सीरियस है और साबित करने के लिए तेल के 8 टैंकरों को जाने देगा जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा। ट्रंप कहते हैं न्यूज में ऐसी ही खबर आई और उन्हें यकीन हो गया कि वे सही लोगों के साथ डील कर रहे हैं। बाद में उन्होंने यानी ईरान ने कोई ऐसी बात कह दी जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम आपको 2 और टैंकर भेजेंगे, कुल मिलाकर 10 टैंकर भेजेंगे। सारी कहानी सुनाकर ट्रंप अपने दूत स्टीव विटकॉफ से कहते हैं, कहीं मैंने आपकी बातचीत की कोशिश का सत्यानाश तो नहीं कर दिया। अब इस पर ब्लूमबर्ग ने एक फैक्ट चेक किया है, इस घटना को लेकर अलग ही विश्लेषण किया है। बताया है कि 23 मार्च से जहाज़ों के डेटा को ट्रैक करने पर ऐसे कोई 8 टैंकर नहीं दिखाई दिए जिन्हें अमेरिका को सौंपा गया हो। ब्लूमबर्ग ने सवाल किया, अगर ये तोहफा होता तो दोनों देश इसे लेकर कुछ कहते, इतनी चुप्पी क्यों है?
इन्हीं सब कारणों से बातचीत की गंभीरता को लेकर संदेह पैदा होता है। अगर जरा भी गंभीरता है तो ट्रंप थोड़ा संयम बरतते, इधर उधर की बातें ना करते। उन्हें पता है बातचीत सफल हो या ना हो, उन्हें गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना है। उनकी टाई आराम से बदलती रहेगी, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। प्रकाश मेहरा के लिखे इस गीत से आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ हैं क्रिस्टीन लगार्ड। इन्होंने कहा इस वक्त हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बड़ा झटका आने वाला है। लोगों को लग रहा है युद्ध रुकने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं रिफाइनरी के मामले में लंबा समय लग जाएगा, सालों लग सकते हैं। मार्केट को भी नहीं पता क्या होने वाला। ट्रंप के बयानों के बाद कभी कभी मार्केट ऊपर चला जाता है। भारत में भी 2 दिनों तक बाजार ऊपर आया, मगर 27 मार्च को फिर गिरा। सुबह के कुछ घंटों के भीतर 8 लाख करोड़ हवा हो गए। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है निवेशकों के 33 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। मिड कैप शेयर्स में 25 से 45% की भारी गिरावट हुई है। $1 ₹94.80 पर आ गया। एक अनुमान है कि रुपया और कमजोर होगा और $1 ₹98 का भी हो सकता है। तो इसका असर भारत के आयात पर पड़ेगा, सरकार के खजाने पर पड़ेगा, अंत में जनता पर पड़ेगा। देश में पर्याप्त तेल है, गैस है। बार बार कहते कहते सरकार अब बताने लगी कि भारत की तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 30 रुपए का घाटा हो रहा है। खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 30 से 50% बढ़ गए, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया वह झटका बर्दाश्त करेगी, दाम नहीं बढ़ाएगी। सरकार अपने पैसे से तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि 4 साल तक दाम नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मंत्री जी यह बात नहीं बताएंगे कि इस दौरान कच्चे तेल का भाव नीचे भी आया था। रूस से सस्ता तेल खरीदा गया, मगर उसका लाभ जनता को नहीं दिया गया। अब जब घाटा आया है तो अपनी मेहरबानी गिना रहे हैं कि हम दाम नहीं बढ़ा रहे। मंत्री जी को बताना चाहिए था कि 2014 में पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी ₹9.48 थी और इस समय ₹19.90 हो गई। तो इतना अंतर कैसे आ गया? क्या यह दाम बढ़ाना नहीं? सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन इससे पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। केवल तेल कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई। हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे थे। उधर सरकार के मंत्री पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर उत्साहित हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अगर संकट गहराया तो सारा जोर इसी पर होगा कि दाम तो नहीं बढ़ाया, ताकि लोगों का ध्यान इन सवालों से हट जाए कि भारत ने इस युद्ध का खुलकर विरोध क्यों नहीं किया। पहले तर्क दिया गया कि भारत अगर विरोध करता तो किससे करता और किसे फर्क पड़ता, इसलिए भारत ने केवल अपना हित देखा। तो अब सवाल होना चाहिए कि भारत ने अपना हित किस तरह से देखा। क्या भारत को यह दिखा था कि युद्ध लंबा खिंच गया तो तेल और गैस को लेकर क्या हालत होगी? इस समय भारत खुलकर युद्ध के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा कि उसकी जनता को तकलीफ होने जा रही है, उसके खजाने पर लाखों करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। जिस तरह से कच्चे तेल का भाव बढ़ता जा रहा है और 2 हफ्ते जारी रहा तो 1 लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए का घाटा देखते देखते डबल हो जाएगा। मीडिया में छप रहे विश्लेषणों के अनुसार कच्चे तेल का जो भाव है उसके कारण भारत की तेल कंपनियों को महीने का 35 से 50 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। सालाना दर से 3 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है। सरकार यह मेहरबानी यूं ही नहीं कर रही। ध्यान रहे इस समय बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में चुनाव है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यही चाहते थे कि दाम ना बढ़ाने के लिए सरकार की तारीफ, लेकिन उन्होंने 2 बातें बता दी। पहली कि पेट्रोल और डीजल का संकट विकराल हो सकता है। दूसरा, सरकार के मंत्री अपनी जेब से तेल कंपनियों को पैसे तो देंगे नहीं, तो ये पैसा टैक्स पेयर के हिस्से जाएगा। इसका मतलब है दूसरी योजनाओं पर असर पड़ेगा, उनके पैसे से तेल कंपनियों का घाटा पूरा होगा। रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी में गिरावट की भविष्यवाणी करने लगी हैं।
जीडीपी में 1% की गिरावट का मतलब हजारों लोगों की नौकरी जाएगी, लाखों को काम नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था ढीली पड़ जाएगी। फ्रांस 24 की खबर है, वहां के वित्त मंत्री ने कहा कि खाड़ी के देशों में तेल उत्पादन की क्षमता का 30 से 40% डैमेज या नष्ट हो चुका है। फ्रांस के वित्त मंत्री ने कहा कि इस कारण हर दिन 11 मिलियन बैरल कच्चे तेल की कमी हो गई है और इसे सामान्य होने में 3 से 4 साल लगेंगे। क्या इतने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ने से रोका जा सकता है? फिलीपींस ने कहना शुरू कर दिया उसके पास 30 से 40 दिनों के लिए ही पेट्रोल की सप्लाई है। आपातकाल की घोषणा हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह युद्ध पश्चिम एशिया में नहीं हो रहा बल्कि सभी के घरों में इसका असर पहुंच गया है। एक ही रास्ता बचा है दुनिया के पास, उन तमाम डरपोक प्रधानमंत्रियों के पास जो ट्रंप से आंखें मिलाकर नहीं कह पाते कि बकवास बंद कीजिए और बेमतलब के थोपे गए इस युद्ध को बंद कीजिए। हमने शुरुआती दिनों में पूछा था गजा पर इसराइल की बमबारी के खिलाफ, दुनिया भर में जनता सड़कों पर उतर गई। इस बार ऐसा क्यों है कि लंदन से लेकर बर्लिन तक की सड़कों पर सन्नाटा है? इस सन्नाटे में भी कुछ प्रधानमंत्री हैं जो बोल रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का नाम किसी विश्व गुरु की लिस्ट में नहीं आता, लेकिन पेड्रो सांचेज ने ट्रंप के हमले की निंदा की। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्या इनके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कोई दूसरा वर्जन है कि ये लोग बोल पा रहे हैं और भारत में सरकार के समर्थक नहीं बोलने को सही ठहरा रहे हैं? अमेरिका समझता है कि भारत को क्या चाहिए, उसे कुछ ना मिले मगर प्रचार के लिए फोटो भेज दो। भारत में अमेरिका का दूतावास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पुरानी तस्वीर क्यों ट्वीट कर रहा है? इस ट्वीट में भारत के बारे में ट्रंप का पुराना बयान है कि भारत अमेरिका का इंपॉर्टेंट दोस्त है। पुराने बयान के साथ 1 साल पुरानी तस्वीर ट्वीट किस लिए की गई? क्या पाकिस्तान को मिल रही अहमियत की भरपाई के लिए? अगर यह सोच कर किया गया है तो इससे सामान्य भारतीयों की समझ का मजाक उड़ाया गया है। इस वीडियो को आप देखिए, आप कितनी ही सूचनाओं से गुजरेंगे, आपको समझ आएगा कि कुछ लोगों का गिरोह दुनिया भर की आबादी को भेड़ की तरह हाँक रहा है। इसमें धर्म और राष्ट्रवाद का रोल केवल मूर्ख बनाकर चुनाव जीतने के लिए है, बाकी धंधे की कूटनीति और उसकी भाषा अलग होती है। इसी समय में कुछ देश अब भी हैं जो खुलकर इस धंधे की भाषा और युद्ध के खेल का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने साफ साफ कहा, मैं गुस्से में हूं। क्यों? जिस किसी के पास पावर है उसे लगता है वह दुनिया का मालिक है। हम किसी के उपनिवेश नहीं, हम आज़ाद हैं। हम सभी को बोलना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया, क्यूबा में तेल की सप्लाई रोकी, इराक पर हमला किया। ब्राजील बोल रहा है, ग्लोबल साउथ बोल रहा है। ब्राजील उस ब्रिक्स का सदस्य है जिसके नाम से ब्रिक्स की शुरुआत होती है। भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है, ईरान भी इसका सदस्य है। ईरान ने भारत से कहा था ब्रिक्स को भूमिका निभानी चाहिए, मगर ब्रिक्स के चेयरमैन के नाते भारत ने ईरान पर बमबारी की निंदा तक नहीं की। ब्रिक्स की इस वक्त कोई भूमिका नजर नहीं आती। यह बोलने का वक्त है कि युद्ध थोप कर अमेरिका ने अच्छा नहीं किया। यह कहने का समय है कि युद्ध जिसने शुरू किया वही रोके और इस इलाके में शांति की गारंटी दे। ईरान भारी पड़ता जा रहा है, उसके भीतर भी भारी नुकसान हुआ होगा, लेकिन 1 महीने तक वह दुनिया की तमाम शक्तियों से अकेला लड़ता रहा। 1 महीने तक दुनिया को पता नहीं अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। इस पूरे घटनाक्रम को आप केवल युद्ध की नजर से मत देखिए। जिस तरह से युद्ध में शामिल देश मार्केट की तबाही को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे यह संदेह पैदा होता है इसका एक मकसद यह भी हो सकता है कि दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी की तरफ धकेल दिया जाए, ताकि वे मुफ्त अनाज योजना के टुकड़ों पर पलते रहें और पैसे से लेकर पावर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके 4 यारों का कब्जा बना रहे। आप अपने अनुभवों से भी जान सकते हैं कि कैसे हर देश में सरकार का शिकंजा बढ़ता जा रहा है और जनता के अधिकार कम होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।